या MP फोलेट पर आज हम बात करेंगे। ये नवशास्त्रीय जो विचारधारा थी लोक प्रशासन के चिंतकों की, ये उसका एक प्रमुख नाम है। अब शास्त्रीय और नवशास्त्रीय विचारधारा में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये पिछले वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। शास्त्रीय विचारधारा जहाँ सिर्फ औपचारिक संगठन को महत्व देती थी, इनका लक्ष्य मितव्ययता को प्राप्त करना, कम से कम खर्चे में उत्पादन करना और इसके अलावा दक्षता को प्राप्त करना, ये दो लक्ष्य जिनके हुआ करते थे, उनको मानवीय तत्व के साथ जोड़कर प्रस्तुत करना, ये था शास्त्रीय विचारधारा। मानवीय तत्व अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये जो अब नई विचारधारा बनी वो थी नवशास्त्रीय विचारधारा। यानी मैरी पार्कर फोलेट भी बाकी विचारकों की तरह संगठन की औपचारिकता में विश्वास रखती थी, परंतु इसके साथ ही साथ वो मानव संबंधों में और अनौपचारिक जो संगठन के हिस्से होते हैं उनमें भी विश्वास रखती थी। उनको भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती थी प्रशासन के क्षेत्र का, प्रबंधन के क्षेत्र का। तो नवशास्त्रीय विचारधारा का प्रमुख नाम मैरी पार्कर फोलेट को कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें भविष्यवक्ता की संज्ञा भी दी गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए थे वो बाद में एल्टन मेयो के जितने प्रयोग हुए थे, मानवतावादी विचारधारा के एक और विचारक है ये एल्टन मेयो, इन्होंने होथोर्न फैक्ट्री में अपने प्रयोग किए थे और उसके जो निष्कर्ष निकले थे वही निष्कर्ष मैरी पार्कर फोलेट बहुत पहले दे चुकी थी, इसलिए इन्हें भविष्यवक्ता भी कहा जाता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारा काम किया है, उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला जो इनका पॉइंट रहेगा डिस्कस करने का हमारे लिए वो है रचनात्मक संघर्ष के ऊपर। इसके अलावा इन्होंने सत्ता की बात की थी, इन्होंने नेतृत्व की बात की थी, इन्होंने आदेश की, नियंत्रण की और समन्वय की बात की थी। इन सब विषयों पर इन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं, अपने विचार रखे हैं और बहुत सारे मामलों में तो इनके विचार बाकी विचारकों से बिल्कुल उलट भी हैं, लेकिन इन्होंने अपने विचारों को जस्टिफाई किया है। तो अब हम एक एक करके इन सब बिंदुओं पर इनके विचार जान लेते हैं। सबसे पहला है रचनात्मक संघर्ष। ये अपने आप में एक मौलिक विचार है और मौलिक के होने के साथ साथ एकदम यूनिक भी है, क्योंकि संघर्ष को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो या फिर किसी संगठन में, उसे नकारात्मक दृष्टि से ही देखा जाता रहा है, ये मानवीय स्वभाव है। लेकिन मैरी पार्कर फोलेट कहती हैं कि संघर्ष नकारात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक होता है। संघर्ष को समझ लेते हैं हम। संघर्ष का अर्थ है, जैसे मान लीजिए किसी संगठन में एक इकाई अगर कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना कार्य कर रही है, किसी दिशा में आगे बढ़ रही है, और दूसरी इकाई, दूसरा कोई व्यक्ति, दूसरा कोई संगठन अगर इसे रोकने के प्रयास करे, इसे इसका लक्ष्य प्राप्त करने से रोकने की कोशिश करे, तो इस स्थिति को संघर्ष की स्थिति कहा जाता है। एक सामान्य मानव स्वभाव है ये कि इस संघर्ष को हम नकारात्मक मानेंगे, लेकिन मैरी पार्कर फोलेट की विचारधारा थोड़ी अलग थी। उन्होंने बोला कि संघर्ष जो है ना, वो ना तो बुरा है और अच्छा तो है ही नहीं। उन्होंने बोला कि इसे आप बिना किसी भाव के स्वीकार कीजिए। संगठन में जैसे बाकी क्रियाएं होती हैं, जैसे आदेश की एकता होती है, जैसे समन्वय होता है, ऐसे ही संघर्ष भी होता है। ये संगठन का हिस्सा है, आप इसे बस स्वीकार कीजिए, इसके बारे में कोई भी पूर्वाग्रह मत पालिए, यानी इसे अच्छा या बुरा मत समझिए। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभे जया जयो, कुछ वैसा ही इन्होंने बोला। तटस्थता का भाव रखिए और संघर्ष को सुलझाने की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि संघर्ष हुआ है तो चाहे वो रचनात्मक है चाहे नकारात्मक, उसे सुलझाना तो है ही। और इस सुलझाने के 3 तरीके जो हैं वो इन्होंने बताया। सबसे कॉमन तरीका जो पूरी दुनिया में, पूरे मानव समाज में अपनाया जाता है, प्रभुत्व का तरीका। किन्हीं 2 पक्षों के बीच में संघर्ष हुआ है तो एक पक्ष जो है वो जीत जाएगा, दूसरा पक्ष जो है वो हार जाएगा। ये एक सामान्य सिद्धांत है, इसी को प्रभुत्व का तरीका कहा जाएगा संघर्ष को समाप्त करने के लिए। ये सबसे सरल है। सबसे सरल क्यों है? क्योंकि हर कोई संघर्ष इसीलिए करता है कि वो दूसरे से जीते, लेकिन सरल होने के साथ साथ ये अस्थायी भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पक्ष हार जाएगा वो कुंठा से ग्रस्त हो जाएगा, उस पर दबाव होगा अपने आप को सही सिद्ध करने का, और इस वजह से वो
बदले लेने की फिराक में रहेगा। बस जो हार गया उसे लगेगा कि नहीं, मैं तो जीतना चाहिए था, मेरे साथ गलत हुआ है, या इस बार मैं कमज़ोर था, मैं फिर से कोशिश करूँगा, फिर उसको हराऊँगा। इससे संघर्ष फिर से सामने आएगा। आज नहीं आएगा तो फिर किसी दिन आएगा, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं होगा। तो इसे वो बहुत अच्छा तरीका प्रभुत्व को नहीं मानती हैं। संघर्ष को ये अस्थायी रूप से रोक सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता है। दूसरा तरीका जो थोड़े सभ्य समाज में अपनाया जाता है और जिसे सभ्य भी माना जाता है, वो है समझौते का तरीका। जो दो पक्ष संघर्ष में हैं वो थोड़ा थोड़ा अपने रास्ते से पीछे हटें, यानी ये पक्ष जो है ये भी वापस जाए, ये भी वापस जाए, और कुछ मांगों पर सहमति बना लें अपनी। उसके बाद क्या होता है, एक अल्पकालिक शांति आ जाती है, यानी दोनों पक्ष जो हैं वो शांत होकर बैठ जाते हैं। ये समझौता प्रभुत्व के मुकाबले कुछ बेहतर है, लेकिन ये भी अस्थायी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ही पक्ष समान रूप से ईमानदार नहीं हो सकते हैं। दोनों पक्षों की जो ईमानदारी है ना, वो जब तक बनी रहेगी तब तक समझौता बना रहेगा। अगर एक पक्ष भी सोचेगा कि मैं चालाकी करता हूँ, इस समझौते से पीछे हटता हूँ, तो अपने आप वो स्थिति वापस संघर्ष की तरफ लेकर जाती है। यानी ये भी स्थायी समाधान नहीं है। जैसे सास बहू सीरियल्स में देखते हैं ना, एक के बाद एक साजिश होती रहती है। कुछ दिन के लिए शांति होगी, फिर से किसी को जो है शौक चढ़ता है दूसरे पक्ष को तंग करने का, और वहाँ से फिर से संघर्ष उत्पन्न होता है। तो समझौता भी उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि होना चाहिए। अब यहाँ मैरी पार्कर फोलेट बोलती हैं कि आप मुझसे सुनिए, मैं एक और रास्ता सुझाती हूँ संघर्ष को समाप्त करने का। वो रास्ता है एकीकरण का रास्ता, जो आपने पहले कभी नहीं सुना है। एकीकरण का मतलब जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो दो पक्ष हैं और उनकी जो विपरीत मांगें हैं, विपरीत क्यों, क्योंकि इसीलिए उनका झगड़ा हुआ है, विपरीत मांगों को एक कर दीजिए, मिल बैठकर बात कीजिए, इनकी सबकी बातें सुनिए और फिर उनमें से कुछ कॉमन मांगें निकाल कर उन्हें मान लीजिए। दोनों पक्षों को संतुष्टि मिल जाएगी। इसे वो सबसे ज़्यादा जो है संतुष्टिदायक और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उपाय मानती हैं, जो भविष्य में होने वाले संघर्ष को भी रोक देता है। हालांकि ऐसा सिर्फ मैरी पार्कर फोलेट का मानना था, व्यवहार में हम देखें तो ऐसा नहीं होता है। फोलेट का कहना था कि एकीकरण का जो सिद्धांत है ना, इससे कुछ नया आविष्कार होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब दोनों पक्षों को आप शांत करना चाहेंगे और दोनों को ही उनकी मांगे मानकर शांत करना चाहेंगे, तो आपको कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा। यानी ये आविष्कार को भी प्रोत्साहित करता है। हालांकि थोड़ा समय बीत जाने के बाद उन्हें भी एहसास हुआ था कि हर तरह का संघर्ष है उसे आप एकीकरण से नहीं सुलझा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, दो पुरुष अगर एक ही स्त्री से विवाह करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में समझौता ही बनता है, एकीकरण नहीं हो सकता। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ, ये सिर्फ एक फ़नी वे में बता दिया गया ताकि याद रहे, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं वास्तव में जहाँ पर एकीकरण जो है वो संभव नहीं होता है। इससे वो भी अवेयर थी कि एकीकरण के पक्ष में क्या क्या बाधाएं आएंगी। उन्हें पता था, सबसे पहली बात तो यही कि सभी जो समस्याएं हैं, सभी जो संघर्ष हैं, वो इसमें आप एकीकरण में नहीं सुलझा सकते हो। उन्हें ये पता था कि प्रभुत्व जो होता है ना, प्रभुत्व आनंद देता है। यानी दोनों पक्ष जिनमें संघर्ष चल रहा है, दोनों ही इस उम्मीद में होते हैं कि वो जीतेंगे, वो जीतेंगे। जो जीतेगा उसे आनंद मिलेगा और इस आनंद को कोई पक्ष छोड़ना नहीं चाहता। एकीकरण करके कोई भी अपनी जीत के जो संभावनाएं हैं उनको ख़त्म नहीं करना चाहता है। तो इसलिए एकीकरण बहुत ही मुश्किल एक उपाय है। इसके अलावा प्रशिक्षण भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामान्य बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं ना, इस चीज़ की महत्व को नहीं समझ सकते हैं, एकीकरण के महत्व को। वो प्रभुत्व में ही आनंद लेते हैं। खासतौर पे जिस श्रमिक वर्ग के लिए वो ये समझौते सुझा रही थी, वहाँ पर इस तरह की बुद्धिमत्ता की उम्मीद करना जो एकीकरण को बेहतर माने प्रभुत्व से, वो एक असंभव सी बात थी। तो इसीलिए ये कुछ बाधाएं थी जिसके बारे में फोलेट भी अवेयर थी, परंतु फिर भी उनका मानना था कि एकीकरण ही जो है वो द बेस्ट सोल्यूशन है किसी भी संघर्ष को समाप्त करने का। एकीकरण की मदद से संघर्ष को समाप्त करने के लिए उन्होंने 3 चरण बताए हैं। पहले चरण में उनका मानना है कि जो भी मतभेद के कारण है, जो भी संघर्ष की मूल वजह है, उसे स्पष्ट किया जाए। यानी दोनों पक्षों से बात करके जिन बातों पर उनके मतभेद हैं उन्हें जाना जाए और उनमें स्पष्टता लाई जाए ताकि समस्या को समझा जा सके।
अब समस्या को समझे जाने के बाद उसको बांट दिया जाना चाहिए छोटे छोटे हिस्सों में, और फिर वहाँ से वो महत्वपूर्ण हिस्से उठा लेने चाहिए जो असली वजह है झगड़े की, जिन्हें सुलझाकर बाकी चीज़ों को अपने आप ठीक किया जा सकता है। यानी कि बांटना और छांटना, ये दो जो काम है सेकंड स्टेप में कर लिए जाने चाहिए। तीसरे स्टेप में उन्होंने बताया कि जिस तरह का भी प्रत्युत्तर मिलेगा, यानी एकीकरण में कोई समझौता तो किया ही जाएगा, कोई सोल्यूशन तो निकाला ही जाएगा, उस प्रत्युत्तर का पूर्वानुमान भी होना चाहिए ताकि आप उसके प्रति जो रिस्पॉन्स आएगा उसके लिए तैयार रहें, और अगर कोई बदलाव करने की ज़रूरत हो तो बदलाव भी करें, लेकिन कोशिश की जाए कि दोनों पक्षों को अधिक से अधिक संतुष्ट किया जा सके। तो इस तरह से उन्होंने माना था कि संघर्षों को समाप्त किया जा सकता है और उन्हें रचनात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। आदेश पर भी उन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं। उनका मानना था कि आदेश जो है वो संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आदेश संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आदेश के बिना संगठन काम नहीं कर सकता, लेकिन इस आदेश के लिए उनके विचार थोड़े से अलग थे। उनका मानना था कि आदेश व्यक्ति की तरफ से नहीं आना चाहिए, अवैयक्तिक उसे बना देना चाहिए। जैसे कोई बॉस अगर अपने एम्प्लॉय से काम करवाना चाहता है तो उसे यूँ ना कहे कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ ये फ़ाइल जो है शाम तक तैयार करो, बल्कि उसे कहना चाहिए हमें ये फ़ाइल शाम तक तैयार करनी है ताकि हम अगला स्टेप इसमें उठा सकें। यहाँ पर व्यक्ति के मालिकाना हक को हटाकर कार्य को महत्व दिया जा रहा है, और इसके साथ साथ कार्य के साथ साथ उन्होंने बोला कि स्थिति का नियम भी लागू कर दिया जाए। यानी किसी भी संगठन में कार्य और जो स्थिति है वो इम्पोर्टेंट होती है, व्यक्ति नहीं। तो जो भी आदेश दिया जाए वो स्थिति के नाम पर दिया जाए। सेम इसी उदाहरण में, यानी कि बॉस उसे कह सकता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है ना, ये उसकी डिमांड है कि हम जल्दी जल्दी काम करें, इसलिए मैं तुमसे जल्दी फाइल बनवा रहा हूँ, इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो स्थिति को प्रमुख बनाकर और आदेशों में से व्यक्ति को निकालकर सिर्फ कार्य को प्रमुख बनाकर ही आदेश का अच्छे से पालन करवाया जा सकता है, ऐसा मैरी पार्कर फोलेट का मानना था। आदेश के बारे में उन्होंने एक बात और बताई थी कि आदेश का जो अनुकूल प्रत्युत्तर मिलने की संभावना है, अनुकूल प्रत्युत्तर से आप समझ सकते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यानी कि उसको माने जाने की संभावना है, वो आदेश देने वाले और आदेश प्राप्त करने वाले की जो दूरी है उसके व्युत्क्रम अनुपात में होती है। मालिक जितना भी कर्मचारी से दूर होगा उसकी बातों को माने जाने की संभावना उतनी ही कम होगी, क्योंकि सामने रहकर कर्मचारी जो है टाल मटोल नहीं कर सकता है, थोड़ा दूर रहने पर वो बहानेबाजी कर सकता है। तो ये आदेश के बारे में इन्होंने जो मुख्य बातें बताई उसका सार है। डिटेल में इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। समन्वय पर भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे। अब देखिए, आदेश, समन्वय, नियंत्रण, ये सब वही शास्त्रीय विचारधारा के विचारकों के पॉइंट्स हैं जिन्हें मैरी पार्कर फोलेट ने अपने कार्यों में शामिल किया है। बस उसके साथ इन्होंने मानवीय तत्व को भी सम्मिलित कर दिया, रचनात्मक संघर्ष का जो इन्होंने सिद्धांत दिया। और आगे हम देखेंगे कि नियंत्रण में भी इन्होंने मानवीय पक्ष की वकालत की है। तो ये बातें हैं जो इन्हें शास्त्रीय विचारकों से अलग बनाती हैं, अन्यथा वही शास्त्रीय पुराना ढर्रा ही इनका भी था। समन्वय को ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व मानती है और समन्वय है भी। समन्वय को लागू करने के लिए इन्होंने कुछ नियम सुझाए हैं। पहला था प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, यानी समन्वय करने वाले को उन व्यक्तियों के संपर्क में रहना चाहिए, प्रत्यक्ष संपर्क में रहना चाहिए जो उसके अधीन काम करते हैं। इससे क्या होगा, मौखिक संचार बना रहेगा, अनौपचारिक संबंध बने रहेंगे, आपस में मेल मिलाप अच्छा रहेगा, तो समन्वय भी होगा। प्रारंभिक अवस्था में ही समन्वय को शामिल कर लेना चाहिए। जिस समय संगठन की योजना बनाई जा रही हो, उसकी कार्य योजना बनाई जा रही हो, तभी ये तय कर लेना चाहिए कि समन्वय के लिए कौन उत्तरदायी होगा, क्या क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे, ताकि बाद में इसकी ज़रूरत ना पड़े, पहले से ही ये एक आदत में शुमार हो जाए। पारस्परिक जो संबंध हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। पारस्परिक संबंधों का आप अनौपचारिक संबंध भी मान सकते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि काम के हिसाब से दो व्यक्ति बॉस और एम्प्लॉई हों, लेकिन उनके आपस के रिलेशन हो सकता है उसके अलावा फ्रेंडली हों। तो जब समन्वय किया जाए तो इन बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कर्मचारियों के आपस के संबंध कैसे हैं, तभी समन्वय को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और अगली बात इन्होंने ये बताई थी कि समन्वय क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि एक बार समन्वय करके उसे आगे ऐसे ही चलाए रखा जा सकता है। सतत प्रक्रिया है,
तो उसको लागू करने की जो मशीनरी है, अब यहाँ मशीनरी से तात्पर्य है कोई समिति बना दी जाए, कुछ नियम बना दिए जाए जिनका पालन करके आपको लगे कि समन्वय बना रहेगा, तो उस मशीनरी को भी स्थायी रूप दिया जाना चाहिए। यानी ऐसी समितियां, ऐसे नियम लगातार काम करने चाहिए, तभी समन्वय भी रेगुलर बना रहेगा। नेतृत्व पर इन्होंने बहुत ही अनोखे अपने विचार दिए हैं। उनका मानना था कि नेता जो है वो ज़रूरी नहीं है कि समूह का अध्यक्ष ही हो, वो अपने गुट का सबसे प्रमुख व्यक्ति ही हो। नेता वो है जो चारों तरफ देख सकता है। चारों तरफ देखने का मतलब ये नहीं है कि उसकी गर्दन घूम सकती है, बल्कि उसका विज़न कितना ब्रॉड है, कितनी समावेशी है। नेता ऐसा होना चाहिए जो अपने अधीनस्थों में उत्साह का संचार कर सके, उनमें ऊर्जा ला सके और उन्हें समन्वित कर सके। इसे ही ये नेता के काम भी मानते हैं। नेता के कार्य इनके अनुसार थे: समन्वय करना, संगठन के जो लक्ष्य हैं उनको परिभाषित करना, यानी नेता ही बताएगा कि हमारे संगठन का क्या लक्ष्य है, हमें उन्हें कैसे प्राप्त करना है, और इसके अलावा पूर्वानुमान लगाना, भविष्य में क्या होगा, उसके प्रति हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, किस तरह से हमारी एक्टिविटीज़ होंगी, ये सब पूर्वानुमान। ये कुल मिलाकर 3 काम जो है किसी नेता के होने चाहिए। अब नेतृत्व में या नेता के इन्होंने जो है प्रकार भी बताए हैं। 3 तरह का नेतृत्व इनके हिसाब से होता है। पहला होता है पद पर आधारित नेतृत्व। पद पर आधारित नेतृत्व को औपचारिक नेतृत्व भी कह सकते हैं। किसी भी संगठन में एक चीफ की कुर्सी होती ही है, एक पोस्ट होती ही है कि ये मुखिया है, ये सीईओ है, ये अध्यक्ष है, ये चेयरमैन है, तो उसे इन्होंने जो है पद का नेतृत्व माना है। ये प्रभावशाली हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन अन्य जो 2 तरह के इन्होंने नेतृत्व बताए वो दोनों प्रभावशाली ही होंगे। व्यक्ति पर आधारित नेतृत्व का अर्थ है अगर संगठन में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बाकियों से अलग व्यक्तित्व रखता है, जिसके पास लोगों को लुभाने की शक्ति है, उसकी सत्ता को भी स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे वो सत्ता औपचारिक रूप से उसे मिल जाए, यानी उसे उस चेयर पर बिठा दिया जाए, या फिर इनडायरेक्टली। हमारे लोकतंत्र में बहुत सारे हमने ऐसे नेता देखे हैं जिनके कहने पर लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, दे रहे हैं। तो व्यक्ति पर आधारित सत्ता के एग्जाम्पल में हम उन्हें समझ सकते हैं। सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से नेता हुए हैं जिनके कहने पर लोग मरने मारने को भी तैयार रहे हैं। वो सब व्यक्ति पर आधारित सत्ता के उदाहरण थे। तीसरी तरह के नेतृत्व को वो प्रकार्य का नेतृत्व मानती हैं। प्रकार्य यानी कि प्रोसेस, आप इससे समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास काम का ज्ञान दूसरों से ज़्यादा है, संगठन का हिस्सा एक व्यक्ति है और दूसरों से ज़्यादा ज्ञान उसके पास है, तो उसके द्वारा कही गई बातों को भी वैसे ही माना जाएगा जैसे किसी नेता की बात को माना जा रहा है। तो ज्ञान पर आधारित नेतृत्व भी एक और महत्वपूर्ण नेतृत्व होता है। और मैरी पार्कर फोर्डेट तो ये भी कहती हैं कि प्रकार्य आधारित नेतृत्व जो है वो व्यक्ति आधारित नेतृत्व से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, इसको ज़्यादा वैल्यू दी जानी चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही है वो किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ बना सकता है। सत्ता पर इन्होंने बात की है। सत्ता से इनका अर्थ था शक्ति या क्षमता। शक्ति को ये क्षमता मानती है, कोई व्यक्ति कितना अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, उसकी जो क्षमता है उसी को ये शक्ति मानती है। तो इस क्षमता को विकसित करने और विकसित कर लेने के बाद उसे दूसरों पर लागू करने का जो अधिकार है उसको इन्होंने सत्ता माना है। संगठन का कोई हिस्सा, कोई व्यक्ति अपनी शक्ति को इतना विकसित कर ले कि वो बाद में उसे दूसरों पर भी लागू कर सके, अपनी बात मनवा सके, उसी को इन्होंने सत्ता माना है। और सत्ता जो है इनके हिसाब से वो संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे बाकी चीज़ें हैं वैसे ही सत्ता का भी होना संगठन के लिए एक आधार का कार्य करता है। लेकिन अंतिम सत्ता यानी अल्टीमेट या सुप्रीम जो पावर कह दिया जाता है, संगठन में कोई एक व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, ये ऐसी किसी चीज़ की, ऐसी किसी अवधारणा को जो है अस्वीकार करती है। उनका कहना है कि अंतिम सत्ता कुछ नहीं होती है, सत्ता आपको कार्य से मिलती है और उसका स्रोत जो है वो कार्य ही रहना चाहिए। इससे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति संगठन पर हावी नहीं हो सकेगा। काम से सत्ता मिलेगी तो जो उस काम को कर रहा है वो प्रभावशाली रहेगा, उसके बाद जो अगला व्यक्ति आएगा वो प्रभावशाली रहेगा। किसी एक व्यक्ति के आने या जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये सत्ता के प्रत्यायोजन को भी एक बीता हुआ विचार मानती थी। इन्होंने बोला था ये एक ऑब्सोलीट एक्सपीरियंस है,
यानी प्रत्ययोजन कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सत्ता को कार्य मानती है। अब कार्य जो जो भी कर रहे हैं सबके पास सत्ता है, तो आप अलग से उसे किसी को शिफ्ट नहीं कर रहे हो। प्रत्ययोजन पर भी हम फिर किसी दिन बात करेंगे। कुछ शॉर्ट्स में और कुछ लॉन्ग वीडियोज़ में हम कोशिश करते रहेंगे जितना ज़्यादा हो सके कंसेप्ट को क्लियर कर सके। एक बार ब्रीफली बता देता हूँ, यूजीसी नेट के लिए फ़िलहाल ये रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ मैं। पब्लिक एडमिन पेपर 2 जिसका है वो इस चैनल पर आकर अपनी रिवीजन को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। वापस आते हैं। इन्होंने कहा कि ना सिर्फ सत्ता बल्कि जो उत्तरदायित्व है ना, वो भी किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने अपने बॉस को जवाब देना है, वो भी काम के प्रति होना चाहिए। आप किस व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी हैं, इसकी बजाय आप किस काम करने के लिए उत्तरदायी हैं, ये मानसिकता जब संगठन में आ जाएगी तब जो है सत्ता सही मायने में कार्य की सत्ता कहलाएगी। ऐसा मैरी पार्कर फोलेट का मानना था। और कार्य की सत्ता ही असली सत्ता है, क्योंकि सब चले जाएंगे, कार्य संगठन का रहेगा। संगठन बना ही कार्य के लिए है, तो कार्य है तो संगठन है, इसलिए सत्ता भी वही रहनी चाहिए। नियंत्रण पर भी इन्होंने बात की है। अब बाकियों ने तो क्या कहा था? अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण रखो, अपने श्रमिकों पर नियंत्रण रखो। ये कहते हैं कि आपको मानव पर नियंत्रण नहीं रखना है, आपको तथ्यों पर या फिर कार्यों पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि सत्ता कार्य की है तो नियंत्रण भी कार्य पर रखा जाना चाहिए। इससे क्या होगा? कार्य को कंट्रोल किया जा सकता है। मानवों का क्या है? मानव तो कार्य के हिसाब से ढल जाएंगे। तो इसलिए ये मानते हैं कि मानव नियंत्रण ना करने की बजाय तथ्यों पर नियंत्रण किया जाए, उसको जो है बेहतर इम्प्लीमेंट करने के लिए। सहज संबंध का जो नियंत्रण तरीका है, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का तरीका नियंत्रण के लिए इनके हिसाब से बेहतर है, बजाय कि फोर्सफुल कंट्रोल के। जो भी हम देखते हैं जनरली संगठनों में होता है, काम करवाने के लिए जिस तरह की धमकियाँ दी जाती हैं, जिस तरह की टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं, उन्हें फोर्सफुल कंट्रोल आप कह सकते हैं। हिंदी में इसका शब्द है अध्यारोपित नियंत्रण। ये मिलजुल कर आपस में बैठकर एक दूसरे की बातों को समझकर नियंत्रण किया जाए, ऐसा मैरी पार्कर फोलेट का मानना था। एमपी फोलेट की आलोचना की बात कर लेते हैं। इनके विचार बहुत ही क्रांतिकारी थे, लेकिन उतनी ही ज़्यादा इनकी आलोचना भी हुई थी। सबसे पहला इनकी आलोचना का कारण था अति आदर्शवाद, एकीकरण का सिद्धांत था। उसमें अति आदर्शवाद का दर्शन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं व्यवहार में कोई भी संघर्ष दोनों पक्षों की मांगों को एक जैसा करके नहीं हो सकता। समझौते तक हम देखते हैं कि व्यवहारिक रहता है, लेकिन दोनों पक्षों की मांगों को एक जैसा कर देना अपने आप में संघर्ष से ही एक विपरीत घटना है। क्योंकि संघर्ष होता ही तब है जब दोनों पक्षों की मांगें अलग हैं, उनकी इच्छाएं अलग हैं। उनको एक जैसा करना अपने आप में आदर्शवाद की पराकाष्ठा है, अति आदर्शवाद है। इस आधार पर इनके विचार को नकार दिया जाता है। बहुत से विचारकों का मानना था कि इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र पर जो अनुभव किए थे उसे इन्होंने सिद्धांत में प्रस्तुत कर दिया। उसके पीछे किसी तरह का कोई वैज्ञानिक अध्ययन या कोई वैज्ञानिक तथ्य शामिल नहीं है। इसीलिए हर जगह, हर समय, हर स्थिति में ये सिद्धांत लागू नहीं हो सकते हैं। इनकी जो घटनाएं इनके साथ घटित हुई, इन्होंने उसी को सिद्धांत बना दिया। एक और इनके आलोचना का कारण माना जाता है कि जितने भी संघर्षों की इन्होंने बात की वो आमतौर पर श्रमिकों के संघर्ष थे, और वो श्रमिकों के संघर्ष समझ की कमी या गलत फहमी से पैदा होते हैं। पहले भी ये बात बताई गई है कि बौद्धिक स्तर कम होने की वजह से ही प्रभुत्व जैसी इच्छा जागृत होती है, तभी संघर्ष होता है। एकीकरण के लिए बहुत ज़्यादा जो है बुद्धि की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे संघर्ष होते हैं जिसमें एकीकरण संभव नहीं होता। मैरी पार्कर फोलेट ने उन संघर्षों की बात ही नहीं की है। उन्होंने सिर्फ गलतफहमी से होने वाले संघर्ष जिनमें एकीकरण किसी स्तर तक किया जा सकता है उसके लिए उन्होंने बात की है। तो ये भी अपने आप में एक अपूर्ण सिद्धांत आप कह सकते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। कुछ विचारक तो कहते हैं कि वो शास्त्रीय विचारधारा की समर्थक ही नहीं थी, क्योंकि उनकी बातों में शास्त्रीयता ही नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सत्ता के विचार
बाकी विचारकों से विपरीत थे। उन्होंने नेतृत्व की जो बातें की वो बाकी विचारकों से विपरीत थी। उन्होंने आदेश के जो सिद्धांत दिए वो बाकियों से विपरीत थे। इसके अलावा वो जब नियंत्रण की बात करती हैं तो भी उनके तौर तरीके बाकी विचारकों से विपरीत थे। बाकी का अर्थ यहाँ पर शास्त्रीय विचारधारा के जो उस समय प्रमुख विचारक थे, उन सबसे अलग बातें वो कर रही थी। तो उनका मानना था कि अगर इनकी बातों में शास्त्रीयता ही नहीं है तो इसे शास्त्रीय विचारक क्यों कहा जाता है। इस तरह की बातों पर भी उनकी आलोचना की जाती थी। कुछ विचारकों का कहना था कि उन्होंने मानवीय संबंधों को तो अपने सिद्धांतों में जगह दी है, परंतु बहुत सारे सामाजिक पहलुओं को उन्होंने नज़रअंदाज किया है, उन पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत नहीं किए हैं। तो ये उनकी आलोचना के कुछ मुख्य बिंदु थे। इसके अलावा बहुत सारे विचारक ऐसे भी हैं जो मैरी पार्कर फोलेट को एक भविष्यवक्ता मानते थे और आज तक भी उनके विचारों पर चर्चा की जाती है। उनके विचारों को लोक प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण मानकर पढ़ा जाता है। अब बात कर लेते हैं उनकी पुस्तकों और लेख की। तो मैरी पार्कर फोलेट ने बहुत सारा काम किया था प्रशासन के क्षेत्र में। उनके बहुत सारे लेख वगैरह प्रकाशित हुए थे और कुछ प्रमुख पुस्तकें भी थी जिनके बारे में बता देते हैं। सबसे पहली उनकी पुस्तक पब्लिश हुई थी 1896 में, द स्पीकर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अमेरिकी संसद के सदस्यों के कार्य व्यवहार पर आधारित ये पुस्तक थी और इतनी प्रभावशाली ये पुस्तक थी, इतना इनका डीप रिसर्च था कि उस टाइम जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने सभी सांसदों को ये सुझाव दिया था कि वो इस बुक को ज़रूर पढ़ें ताकि वो अपने कामों को बेहतर तरीके से समझ सकें। इधर न्यू स्टेट्स 1918 में पब्लिश हुई इनकी एक और चर्चित पुस्तक थी। इसने भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई थी। क्रिएटिव एक्सपीरियंस इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 1924 में पब्लिश हुई। इसी में उन्होंने संगठन में होने वाले संघर्षों पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। जो हमने रचनात्मक संघर्ष के नाम से टॉपिक पढ़ा है वो इसी बुक का एक पार्ट है। 1924 में ये पब्लिश हुई थी। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बुक ना होके इनके अलग अलग जो पेपर्स थे उनका एक संग्रह था। इनकी मृत्यु 1933 में हुई, तो 1941 में ये पब्लिश हुई थी और इसको लिंडल उर्विक और मेटकॉफ इन दो विचारकों ने मिलकर संपादित किया था। ये पुस्तक भी इनकी बहुत चर्चित रही थी। तो हमने देखा एमपी फोलेट के जितने भी प्रमुख सिद्धांत हैं उन पर हमने चर्चा की है एक रिवीजन सीरीज के फॉर्म में। यूजीसी नेट की तैयारी के लिए ये रिवीजन सीरीज आगे भी जारी रहेगी। इससे अगले हमारे विचारक हैं एल्टन मेयो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एल्टन मेयो और उनके होथोन प्रयोग पर हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक आप अपने यूजीसी नेट की अच्छी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।